ह्यूमन ज्योग्राफी के फ्री लेक्चर्स के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जनसंख्या वृद्धि सिद्धांतों को कवर कर रहे थे। उसके अंदर आज बारी है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की। इससे पहले हमने मोल्स का सिद्धांत कवर किया है। तो मोल्स की आलोचना कार्ल मार्क्स ने की है, प्रबल आलोचक माने जाते हैं। तो ये देखते हैं क्यों की है। मार्क्सवाद के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है, बेतहाशा वृद्धि होती है और एक समय ऐसा आता है कि उसके अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। दूसरी तरफ उसके अनुपात में यदि हम खाद्य संसाधन देखें या जीविकोपार्जन के साधन देखें तो वे उतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ते हैं, दोनों के बीच खाई बड़ी होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जनसंख्या के पास खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता। तब फिर या तो उसके अंदर भूखमरी या युद्ध होंगे या मारामारी होगी या प्राकृतिक कारणों से यानी कोई बीमारियां फैल जाएंगी, फिर जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि यह आपकी थ्योरी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम यदि इसका समाजों का ऐतिहासिक विकास देखें तो आदिम समाज जो कि क्लासलेसनेस सोसाइटी थी, उसके अंदर वर्ग नहीं थे। दास समाज देखें या सामंतवाद या आज का पूंजीवाद देखें, बुर्जुआ वर्ग है जो, इसके अंदर जो भी गति रही है जनसंख्या बढ़ने की, वे सभी के अंदर अलग अलग हैं। या इनका एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है प्रवास। तो दास समाज के अंदर जो प्रवास करने की दर है वो अलग थी। आज भी प्रवास होता है लेकिन आज अलग है। समाजवाद के अंदर भी प्रवास होगा लेकिन उसकी दर अलग होगी, जन्म दर अलग होगी, मृत्यु दर अलग होगी। तो आप एक सार्वभौमिक नियम कैसे बना सकते हैं मनुष्यता के इतिहास का? आप केवल कालखंडों को देखिए कि समाज किस काल के अंदर है, उस काल के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके पीछे कारणों को देखिए। केवल जनसंख्या को ही दोष देना बंद कीजिए, यह मार्क्स का कहना है। इसके अतिरिक्त जो मार्क्सवाद के समर्थक हैं वे कहते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए वे कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है तो उसको आप ख़त्म ही कर दो, या अपने आप ख़त्म हो रही तो हो जाने दो। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं कि किसी देश के अंदर मान लेते हैं बाढ़ आ गई है और 5000 लोग खतरे के अंदर हैं। किसी अफ्रीकी देश का ये उदाहरण देते हैं कि यदि वहाँ 5000 लोग खतरे में हैं, बाढ़ आ गई है, तो आप उनकी सहायता मत करें, उनको खाने की चीज़ें ना दें, इनका रेस्क्यू ना करें, क्योंकि आज आप 5000 को बचा रहे हैं, कल यही जनसंख्या बढ़कर 50,000 हो जाएगी, फिर इनको बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि जनसंख्या तो ज्यामितीय ढंग से लगातार बढ़ती ही जाएगी और उनके पास उत्पादन के साधन है नहीं, खाने को चीज़ें हैं नहीं। तो आज आप 5000 को बचा रहे हो लेकिन कल 50,000 को खतरे में भी डाल रहे हो। ये मार्क्सवाद के समर्थकों का कहना है, यही इनकी थ्योरी है। लेकिन मार्क्स कहता है कि आपका ये 5000 खतरे में क्यों है, इस चीज़ को जानिए। कल 50,000 खतरे में क्यों होंगे, आप पीछे जो मूल समस्या है उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। इनके पास खाने को चीज़ें क्यों नहीं हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तो इसलिए मार्क्स इसकी आलोचना करते हैं। यही मार्क्स का मूल सिद्धांत है कि मूल समस्या क्या है उसको पहचानें और उसका समस्या का समाधान तलाशें। तो आइए अब इसका जनसंख्या सिद्धांत देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने 1867 के अंदर साम्यवादी सिद्धांत को प्रस्तुत करते समय मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए, जो कि जैविक अवधारणा थी जनसंख्या की, उसको नकारते हुए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वैसे यह जनसंख्या सिद्धांत इन्होंने किसी पुस्तक के अंदर नहीं बल्कि यानी अलग से प्रतिपादित नहीं किया है, इन्हीं की 2 पुस्तकों के अंदर मिलता है। एक तो दास कैपिटल और दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके अंदर जनसंख्या सिद्धांत का जिक्र है। इनके अनुसार औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति से ही पूंजीवाद का जन्म हुआ है। यही पूंजीवाद ही मुख्य समस्या है, सभी समस्याओं की जड़ पूंजीवाद है। पूंजीवाद के अंदर समाज 2 वर्गों के अंदर बंट जाता है। एक तो अमीर वर्ग होगा जो कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनका मालिक होगा, दूसरी तरफ गरीब वर्ग होगा जो कि श्रमिक होंगे। इस अमीर वर्ग के पास क्या होगा, संसाधनों का स्वामित्व होगा, जबकि इनके पास क्या होगा, लेबर फोर्स यानी फौज होगी श्रमिकों की, यही इनकी शक्ति होगी। तो स्वामित्व का जो भी कमाई है या उत्पादन है, उत्पादन से जो भी सरप्लस उत्पादन हो रहा है, उनकी सभी पूंजी क्या है, इनके पास इकट्ठी होती जाएगी। तो ये अपने लिए
जनसंख्या ज़्यादा उत्पन्न नहीं करते हैं। जनसंख्या बहुत धीमी गति से पूंजीवाद के अंदर अमीर वर्ग की जनसंख्या आगे बढ़ती है, क्योंकि यदि इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो यह जो पूंजी है यह उसका बंटवारा हो जाएगा, उसका संकेंद्रण नहीं रह पाएगा, उसके अंदर फिर विकास नहीं होगा। वहीं गरीब वर्ग को जनसंख्या बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि इनके पास पूंजी के साधन नहीं है। इनकी पूंजी क्या है? यह खुद ही है, ये लोग ही इनकी पूंजी है, ये लोग ही इनका धन है। लोग जितना काम करेंगे उतना ही इनके पास पैसा आएगा और उनके खाने का जुगाड़ हम कह सकते हैं कि होगा। तो इसलिए पूंजीवाद के अंदर गरीब वर्ग की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है, बेतहाशा तरीके से बढ़ती जाती है। और अब यह चीज़ें काम कैसे करती है, इसको हम एक उदाहरण से समझें कि सबसे पहले हम देखते हैं पूंजी क्या है। पूंजी या कैपिटल, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वैल्यूएबल। फिक्स्ड से यहाँ से है कि पूंजी किन चीज़ों से आ रही है, यानी सबसे पहले हम कारोबार शुरू करते हैं तो कुछ भूमि चाहिए, भूमि के ऊपर एक बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के अंदर अनेक प्रकार के यंत्र इक्विपमेंट्स होने चाहिए, फिर उनको, यानी यह होती फिक्स्ड और यह इतनी ही रहती है। इसके अंदर हो सकता है कि जो क्वांटिटेटिव चेंज है, गुणवत्ता के अंदर फ़र्क आता रहता है, चीज़ें उन्नत होती जाती हैं। दूसरी तरफ वैल्यूएबल कैपिटल है, इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको कितना वेज मिल रहा है, कितनी उनको कमाई हो रही है, इन दोनों को मिला के पूंजी का निर्माण होता है। अब मान लेते हैं किसी फर्म के अंदर एक मजदूर 6,000 रुपये प्रति महीना काम कर रहा है और मान लेते हैं कि वह 10 घंटे काम करता है प्रतिदिन। अब कंपनी के लिए 10 घंटे और 6,000 रुपये, इसका क्या आशय है? कंपनी यह देखती है कि इस 10 घंटे में से वह कम से कम इतने समय काम करे या इतने समय में ही अपना उत्पादन कर ले। तो मान लेते हैं कि 2 घंटे के अंदर ही वह अपनी वेज है उसको जस्टिफाई कर लेता है, यानी 2 घंटे में उसने अपना इतना उत्पादन कर लिया कि 6,000 रुपये कंपनी इसको आराम से दे सकती है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 घंटे बच गए, इसके अंदर क्या होगा? 8 घंटे से जो भी उत्पादन हो रहा है, 8 घंटे काम से डेली से, उससे क्या है, सरप्लस उत्पादन होता है, जो कि इस पूंजी के अंदर लगातार बढ़ता चला जाता है। यह क्या है? शुद्ध कमाई है कंपनी के लिए। तो मान लेते हैं इसके अंदर एक्स वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक्स वर्कर और 8 घंटे डेली सरप्लस उत्पादन, इस तरह इसका उत्पादन लगातार बढ़ता जाता है। अब इसी दौरान एक और जो घटना घट रही होती है वह है तकनीक का विकास। यानी तकनीक लगातार उन्नत होती जाती है, मजदूर हैं वो अपने एक्सपीरियंस से दक्ष होते जाते हैं, या हम कह सकते हैं समाज इसी तरह काम करता है। तो तकनीक विकसित हो रही है। तकनीक विकसित करने से क्या होगा? तकनीक के विकसित होने से जो मजदूर हैं, जो फौज है तैयार खड़ी है काम करने के लिए, इनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काम मशीन कर सकती है तो उसके लिए मनुष्य का फिर क्या काम है। तो यही जनसंख्या, ये जो फौज है, ये अतिरिक्त जनसंख्या बन जाती है कार्ल मार्क्स के अनुसार। तो यह अतिरिक्त जनसंख्या, इनको आप बेरोजगार कह लो या अतिरिक्त जनसंख्या कह लो, सरप्लस पॉपुलेशन कह लो, तो यही जनसंख्या समस्या की जड़ होती है। इनके लिए फिर जो मार्क्सवादी हैं वो अपनी अलग अलग राय देते हैं कि इनको काम ना दो, ये मरते हैं तो मर जाने दो, यह सब चीज़ें कही जाती हैं कि बच्चे पैदा ही ना करो, यह सब। तो तकनीक का विकास और दूसरा पूंजीवाद का लगातार संचय, इससे समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, खासकर मजदूर वर्ग के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए। तो अब एक क्वेश्चन सीधा सा खड़ा हो रहा है, या सामान्य दृष्टि से इसको देखें तो एक चीज़ पता चलती है कि क्या आप कार्ल मार्क्स यह कह रहे हैं कि तकनीक का विकास नहीं होना चाहिए, या मनुष्य उत्पादन ना करे, पूंजीवाद ना हो, ज़्यादा चीज़ें ना हम बनाएं, कंपनियों के अंदर मशीनें ना हो? ऐसा नहीं है। मार्क्स क्या कहते हैं कि हाँ, तकनीक का विकास होगा ही, समाज की गति है इस तरफ, और
उत्पादन भी लगातार बढ़ेगा। लेकिन यह जो 8 घंटे एक मजदूर ने काम किया है, जो सरप्लस उत्पादन किया है, इसका जो धन संग्रह है वह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो धन एक्स्ट्रा आया है, जो कमाई हुई है, जो उत्पादन हुआ है, वह इन सभी मजदूरों के हित के अंदर लगना चाहिए, या देश के जितने भी लोग हैं उनके अंदर उनका बंटवारा होना चाहिए, उनके कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। तो यह जो बेसिक सी बातें हैं वो मार्क्स के द्वारा कही गई हैं अपने इस जनसंख्या सिद्धांत के अंदर। तो मार्क्स कहते हैं कि एक तो निजी संपत्ति और दूसरा आर्थिक वर्ग, यह दोनों मिलकर इस ओवर पॉपुलेशन को, अतिरिक्त पॉपुलेशन की समस्या है उसको उत्पन्न करते हैं। जो भी संसाधन हैं, जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, वे सभी के लिए होने चाहिए, यानी निजी संपत्ति के वे बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई एक मालिक चीज़ों का नहीं होना चाहिए, उत्पादन के साधनों का उत्पादन या उसका मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास ना हो, वे सभी के लिए साझे हों। फिर हम उत्पादन के अंदर बहुत अधिक वृद्धि कर सकते हैं, या जनसंख्या का बढ़ना अपने आप के अंदर कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हम जो खाद्य संसाधन हैं उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी गांव के अंदर यदि हम देखें, विभिन्न प्रकार के खेत हैं, छोटे बड़े, और इन खेतों के अंदर जो हमारी तकनीकें हैं वे उतनी अधिक उन्नत नहीं हैं, और ये खेत बहुत छोटे होते हैं। और यदि हम इसी को एक खेत बना लें या एक फार्म बना लें, और सभी इसके अंदर मशीनों की सहायता से, उन्नत बीजों की सहायता से यदि हम कृषि करें, तो यहाँ का उत्पादन काफ़ी बढ़ सकता है। विकसित देश इसी तरह काम करते हैं, वे वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं और उनके अंदर जो अत्याधुनिक कृषि की जाती है, उससे फिर उत्पादन बढ़ता है। तो यही चीज़ें यदि भारत जैसे देश के अंदर भी हों तो बेतहाशा उत्पादन हो सकता है, बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है उत्पादन के अंदर। अभी हम उनसे बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसके अंदर जनसंख्या का दोष नहीं है कि उसको आप भूखा मारो, दोष हमारा है, हमारी व्यवस्थाओं का है, पूंजीवाद का है। तो इस दोष को समाप्त करने के लिए वे समाजवाद का आह्वान करते हैं। धन्यवाद।